नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। आज इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल केंद्र सरकार संसद में ला सकती है, जिससे मजबूर होकर विपक्ष को शोर शराबा करने की बजाय संसद में आना पड़ता और बिल पर वोटिंग में हिस्सा लेना पड़ता। लेकिन वो बिल आज आया नहीं। हमारे पास ये जानकारी है कि केंद्र सरकार दिल्ली के ऑर्डिनेंस वाला बिल कल संसद में पेश करेगी। अब विपक्ष जो मणिपुर के मुद्दे पर पिछले 10 दिनों से संसद नहीं चलने दे रहा है, उसे मजबूरन कल संसद में कार्रवाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। विपक्ष और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर जिस संसद को अब तक ठप करके रखा गया, उस संसद की कार्रवाई में वो अचानक चुपचाप हिस्सा कैसे ले ले। वरना लोग पूछेंगे 10 दिनों तक इतना हंगामा क्यों किया था। दूसरा सवाल है कि इस बिल को वो रोकें तो कैसे रोकें। लोकसभा में तो बिल को हराने के बारे में वो भी नहीं सोच रहे, क्योंकि वहां बीजेपी के अपने 300 से ज्यादा सांसद हैं। लेकिन राज्यसभा में बिल को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल की सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि सरकार कॉन्फिडेंट है कि राज्यसभा में भी उसके पास पर्याप्त संख्या है। जले पर नमक का काम कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी कर रहे हैं, जिन्होंने आज भी कहा कि इस बिल में कुछ गलत है ही नहीं, बिल पास होना ही चाहिए। तो आप सुनिए कांग्रेस के नेता का बयान, आम आदमी पार्टी का दर्द और बीजेपी का कॉन्फिडेंस। बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूं। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। दिल्ली को आपको पावर देनी है तो दिल्ली को पूरा राज्य बनाइए। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की तो इतनी ही शक्तियां होती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहते हैं कि पूरे राज्य का दर्जा मिले, पूरे राज्य का दर्जा दो ना। वो बिल क्यों नहीं ले आते? ये तरह सब एनडीए बीजेपी सब मिलके ले आए बिल। उनको एक चेतावनी है कि दिल्ली के लोगों, ये बात समझ लो कि अगर तुम भाजपा के अलावा किसी और पार्टी को वोट दोगे तो हम उस सरकार को नपुंसक बना देंगे, उसकी सारी शक्तियां ले लेंगे, उस सरकार को ध्वस्त कर देंगे। ये बीजेपी द्वारा दिल्ली के लोगों को धमकी दी जा रही है एक प्रकार से। बेचैनी जो अरविंद केजरीवाल जी की है, वो बेचैनी तो रहेगी उनकी, क्योंकि आज वो बेचैन हैं कि एक अधिकारी जो उनके भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है, उसी को कैसे ट्रांसफर कर दें, उसको कैसे ट्रांसफर के डंडे से डरा दें। कमाल हो गया। कल तक तो आप कहते थे हमें गाड़ी नहीं चाहिए, लाल बत्ती नहीं चाहिए, हमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, और हम तो बिल्कुल आम व्यक्ति हैं। तो ऐसे काम करो ना। बहरहाल देर से सही, लेकिन बिल अब पार्लियामेंट में पेश हो सकता है। जानकारी जैसे हमने आपको दी, कल भी यह बिल आ सकता है। आज भी इसकी बड़ी चर्चा थी। शहजाद पूनावाला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शहजाद साहब स्वागत है। संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजीव जी स्वागत है आपका भी। मुदित अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित जी स्वागत है आपका। और अजय कुमार जी एलजेपी रामविलास पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय कुमार साहब आपका बहुत स्वागत है। संजीव झा जी, बिल देखिए आएगा, इसको लेकर के तमाम तरीके से अब ये बात साफ हो रही है, और अब चिंता की बात यह है कि अब आप लोग, बिल आएगा पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट में बैठेंगे भी, बिल लोकसभा में पेश होगा, आप भी जानते हैं वहां क्या होने जा रहा है। लेकिन पहले मैं राज्यसभा का गणित वगैरह आपको बताऊं। कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित की बात आपने सुनी, मैंने बयान दिखाया। वो तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने इतने बड़े गठबंधन को गलत बातें समझा दी। दिल्ली के यूनियन टेरिटरी की स्टेटस के हिसाब से जो अधिकार है वो अधिकार ऑलरेडी है। ये बिल ठीक है अपनी जगह और बिल पास होना चाहिए। आपके अलायंस के साथी कांग्रेस पार्टी का नेता दिल्ली का आज भी यही बात कह रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का स्टैंड पहले आ चुका है और बार बार कांग्रेस की लीडरशिप ने यह कहा है कि हम इस बिल का राज्यसभा में विरोध करेंगे। तो कौन और व्यक्ति क्या कहता है, आधिकारिक तौर पे कह रहा है, नहीं कर रहा है, या किसी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया को हम मिसलीड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ को मिसलीड किया जा सकता है। तो ये सब बातें करने वाले लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होगी, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन देखिए, ये बात अहम क्यों है? अहम इसलिए है कि दिल्ली की जनता ने लगातार एक पार्टी को मैंडेट दिया, उस मैंडेट को आप अपमान कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जिनको दिल्ली के लोगों ने बिल्कुल बुरी तरह नकारा है। अगर दिल्ली की जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो एक इलीगल ऑर्डिनेंस के जरिए आप दिल्ली के जनता के शक्ति को छीन रहे हैं,
और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया कि भाई दिल्ली के जो सरकार, चुनी सरकार है, उसके क्या पावर हैं और केंद्र के क्या पावर हैं। क्लियरली कहा गया कि एंट्री 1 to 18 को छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट हैं ये सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं और ये सारे पावर दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन उसके बावजूद जब ये ऑर्डिनेंस लाते तो इसका मतलब है कि आप जनतंत्र का, संविधान का और मुझे ये लगता है कि संविधान पीठ के जो फैसले का उसका भी अपमान करना है। तो हम सब लोग उसके खिलाफ हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई संविधान का अगर अपमान करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हों, अगर जनतंत्र को कमजोर करने की साजिश करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हों। और इस लड़ाई को पूरी इंडिया मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि बात केवल दिल्ली की नहीं है। लगातार विपक्ष की जो सरकारें हैं उसको कमजोर करने की साजिश, उसको खरीदने की साजिश, उसके अपने तंत्र से डराने की साजिश जो की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपोजिशन की सरकार कहीं बनेगी तो आप उस सरकार को काम नहीं करने देंगे, गवर्नर के जरिए कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको जनतंत्र में आस्था नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के गार्जियन हैं। प्रधानमंत्री खुद भी कहते थे टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग राज्यों से अगर सरकार चुन के आई, चाहे विपक्ष की सरकार की, उसके साथ मिलकर काम करो। और दिल्ली सरकार के काम की चर्चा तो खूब हो रही है। दिल्ली की सरकार स्कूल की चर्चा हो रही है, दिल्ली के अस्पताल की चर्चा हो रही है। तो दिल्ली के जो काम, इतने अच्छे काम हुए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, ताकि बाकी राज्यों के लिए भी एग्जांपल अब ये बिल जब भी पार्लियामेंट में जब भी आए, हमारा मानना है कल आ रहा है, तो आप लोग पार्लियामेंट में फिर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है ना? कल सब लोग पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद रहेंगे। और मजबूती से केवल हम नहीं, पूरी इंडिया इसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन अभी तक जो आपका स्टैंड था कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोलते हम कोई और काम नहीं होने देंगे, उसका क्या होगा? अभी तक तो आप लोग ये कह रहे हैं ना? नहीं, अब हाँ बिल्कुल। अब देखिए, दो बातें हैं। प्रधानमंत्री अब देखिए लगातार पार्लियामेंट स्टॉल रहा है किस बात को लेकर के। हम ये कह रहे थे 267 में चर्चा हो, एक दिन का बिजनेस को सस्पेंड किया जाए और विस्तार से मणिपुर पे चर्चा हो। और मणिपुर पर चर्चा करने के बजाय आज जिस तरह से 7 दिन स्टॉल किया गया, मैं नहीं कह रहा हूं, आज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है आपके सामने। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता। और जब मणिपुर की बात कर रहे हैं, जब आप बाकी राज्यों की तुलना करना, यह निहायत ठीक नहीं है। तो मैं नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे संजीव जी इसलिए तो पूछ रहा हूं, अभी तक आपने पार्लियामेंट में कोई और काम इसलिए नहीं होने दिया। आपने तो आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जल्दी से नहीं ला रही है। प्रधानमंत्री पहले बोले उसके, वरना कुछ नहीं होने देंगे पार्लियामेंट में। तो फिर दिल्ली के मुद्दे पर अचानक पार्लियामेंट कैसे चलने लगेगी? सौरभ जी, आज तक का जो इतिहास रहा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में आता है तो फिर बाकी सारे बिल सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये क्यों किया जाता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब सरकार पे विश्वास नहीं है। तो सरकार पे विश्वास नहीं तो फिर बिजनेस कैसे आएगा? तो इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के तुरंत बाद उस पर चर्चा होती है, उस पर वोट होता है। लेकिन ये जो सरकार है, ये डेमोक्रेटिक सरकार है, अनपार्लियामेंट्री सरकार है। इनको संविधान सवाल समझ गए, मैं आपकी बात कह रहा हूं। फिर ये अगर अभी तक स्टैंड है तो दिल्ली के बिजनेस पर आप लोग साथ क्यों दे रहे हैं? दिल्ली के ऑर्डिनेंस का बिजनेस आ गया तो आम आदमी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस क्यों पार्लियामेंट चलने देगा? चूंकि बात ये संविधान की आ गई है, बात यह पार्लियामेंट्री प्रोसेस की आ गई है, बात इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था की आ गई है। जो पूरे देश के सबसे बड़ी पंचायत में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बात जनतंत्र की आए, संविधान की आए, तो उसके बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हों। और कल पार्लियामेंट में इंडिया एकजुट होकर यह मैसेज देगा। चलिए शहजाद पूनावाला साहब, वैसे तो आज ही बहुत चर्चा थी इस बात की कि ये बिल आएगा। अब आपने सुन लिया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब आए लाएं आप बिल, हम भी देखेंगे, मुकाबला करेंगे पार्लियामेंट में। देखिए, मैंने लगभग 6 मिनट तक इनकी बातों को सुना, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और इस एको को ठीक करा दीजिए। सबसे पहले तो किस प्रकार से विरोधाभासी स्टैंड लेते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें 8-9 वर्षों से काम करने नहीं दिया, और फिर दूसरे स्वर में कहते हैं हमारे कामों की बड़ी चर्चा है। तो इसका मतलब या तो वो काम फिर एलजी साहब ने किए, तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं उन चीज़ों का? और या तो आप कहिए कि आपको काम करने दिया गया और काम की नहीं, कारनामों की चर्चा ज़्यादा है। शीश महल से लेकर शराब घोटाले तक आज वो विषय
विषय नहीं है, विषय क्या है। 11 मई को सौरभ जी एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैं चाहता हूं संजीव भाई से आज टेक्निकल बातें हो जाए। संजीव भाई, उस आदेश का पैरा 95 क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 विषयों को छोड़कर केंद्र के पास या पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का या हस्तक्षेप करने का विषय नहीं होता दिल्ली में आमतौर पर। यह बात सही है, पर यह आधी बात आपने कोट की। पैरा 95 अगर आप पूरा कोट करते तो आपको वो पैरा 95 में दिखता कि पर अगर पार्लियामेंट इन 3 विषयों के अलावा, मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इसके अलावा स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाती है तो एलजी का पावर उस हद तक उनको मिल जाता है। यह पैरा 95 11 मई का ऑर्डर कह रहा है। और यह बात सच है इसलिए साबित होता है क्योंकि इस अध्यादेश को पारित करने के बाद आप इस अध्यादेश को चैलेंज करने एक नहीं 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए और 10 जुलाई को और 22-23 जुलाई को दोनों ही दिन पर आपने स्टे की कैटेगोरिक मांग की और दोनों ही समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डिनेंस को स्टे करने से या इसके एक्टिवेशन को स्टे करने से, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे भेज दिया, परंतु उसको स्टे करने से साफ साफ मना किया है क्योंकि 239AA3B, और मैं चुनौती के साथ कहता हूं सौरभ जी, आप क्योंकि जानकार भी है इन मामलों के, 239AA3B इस साफ करता है स्थिति को कि इन 3 मुद्दों के अलावा भी केंद्र के पास अर्थात पार्लियामेंट के पास ऑर्डिनेंस या कानून के माध्यम से चीजों को एक प्रकार से उसके ऊपर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आशीष खैतान, ये तो हमारे कोई साथी नहीं है, बीजेपी के कोई साथी नहीं है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया वायर में, वो भी वायर जैसी पब्लिकेशन में लेख है कि दिल्ली सरकार जो प्रस्तुत कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो पूर्ण तरीके से गलत है, इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन्होंने परसों तक क्या कहा था, केजरीवाल जी कहते थे ये सेमीफाइनल होगा, ये सेमीफाइनल होगा, ये सेमीफाइनल होगा। अब इनको बोल दीजिए कि जब भी ये बिल आएगा और राज्यसभा में यदि ये लोग नंबर नहीं जुटा पाएंगे, लोकसभा में तो ऐसे ही कोई बात नहीं है, तो ये क्या मानेंगे कि ये सेमीफाइनल हार गए हैं। और तीसरी बात, मुदित जी बैठे, मुदित जी मेरे अच्छे दोस्त मित्र भी है, मेरे उनसे अच्छे संबंध भी है। मुदित जी के ही वरिष्ठ नेता अजय माकन कहते हैं किसी भी तरीके से सर्विसेज के ऑर्डिनेंस पर कोई भी तरीके का समर्थन इस आम आदमी पार्टी को नहीं देना है। और अजय माकन कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, दिल्ली के आज भी सर्वोच्च नेताओं में गिने जाते हैं। अब मुझे बात बता दीजिए कि क्या अजय माकन जो ये बात कह रहे हैं वो गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, संविधान गलत है और केवल केजरीवाल सही है जिन्होंने 239AA3B नहीं पढ़ा, ठीक है, जिन्होंने पैरा 95 नहीं पढ़ा है। मैं चुनौती से कहता हूं कि 11 मई का आदेश पढ़ लिया जाए। अब ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल कौन जीते हारेगा वो तो तय होगा जब मैच खेला जाएगा। शहजाद पूनावाला साहब, मेरा आपसे भी सवाल ये है कि आखिर ये पार्लियामेंट जिस तरीके से चल रही है, 10 दिनों से हम लोग रोजाना देख रहे हैं, अभी तक आपने कहा मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, चलिए मान लेते हैं इस बात को। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया, दिल्ली का बिल का मसौदा पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब या तो इन विषयों को आप लोग कब लाएंगे आगे? ऐसा है, देखिए किस प्रकार से अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो कोई भी बिल लाया नहीं जा सकता। मान्यवर, अगर हमारे में नो कॉन्फिडेंस है और हमारे पास संख्या बल ही नहीं है तो आप तो ये बिल को क्या राज्यसभा नहीं लोकसभा में भी हरा देंगे। आप तो नो कॉन्फिडेंस लेकर आए ना सरकार के खिलाफ, जो लोकसभा में होता है, तो आपके पास इतनी संख्या है तो डिफीट कर दीजिए। आप इधर उधर से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बोलिए ना चुनौतीपूर्ण तरीके से। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूं रोज सुबह एडजर्न करने के लिए 11 बजे संसद क्यों बैठती है? उसको लाइए और या तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, बात तो आगे बढ़े, कम से कम कुछ तो जो काम होना है हाउस के अंदर वो तो हो। आपको दिल्ली का बिल लाना है, दिल्ली का बिल लाइए। रोज 11 बजे रोज सब लोग टीवी खोल करके बैठते हैं, आज काम होगा, आज क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी? कुछ नहीं, हंगामा होता है, एडजर्न। सौरभ जी, आपको मुझसे ज्यादा पता है, शायद आपका अनुभव पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स कवर करने का मेरी राजनीति में जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एनसीएम क्या सरकार और मोदी जी तय करेंगे कब आएगा? ये केवल और केवल स्पीकर का विशेष अधिकार है, ये तो सरकार के भी पाले में नहीं है कि कब लाया जाए। आपको पता है ये बात कि सरकार भी डिक्टेट नहीं कर सकती स्पीकर के चेयर को कि एनसीएम को इसी समय लाओ, इसी तरीके से लाओ। यह शुद्ध रूप से स्पीकर का निर्णय है। स्पीकर महोदय जब भी ठीक समझेंगे सारे फ्लोर लीडर्स से बात करके, और जब स्थिति उनको लगेगी वो उसको ले आएंगे।
तो मैं तो कह रहा हूं कि यदि आपके पास इतनी संख्या है तो कल अगर यह बिल आ भी जाता है, मैं ऐसे ही उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, कल परसों तरसों जब यह बिल आता है तो दोनों सदनों में आप कह रहे हैं ना आपके पास बहुमत है, तो आप जीत जाएंगे, सरकार जो है उस प्रकार पे उस पे फेल हो जाएगी। तो आप काहे घबरा रहे हैं वहां पर मान्यवर, आप घबराइए मत, आप केवल यह बताइए कि टेक्निकली इस संविधानिक इस ऑर्डिनेंस में संवैधानिक रूप से क्या त्रुटि है। मुदित अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, ना ये पैरा 95 का उल्लंघन है, ना ये संविधान का अच्छा ठीक है। मुदित अग्रवाल तो साहब, स्टे बीजेपी किस आपको इस बात की है, चुनौती दे रही किस है, नो बात पे आप कॉन्फिडेंस इसका मोशन का विरोध कर रहे हैं, इंतजार क्यों बताइए। करते हैं? बिल आएगा, दिल्ली वाला ही बिल आएगा, इसी को हरा दीजिए, साफ हो जाएगा कि आपके पास ज्यादा ताकत है। देखिए दो तीन चीजें अलग अलग हैं, हम सबको मिला रहे हैं उसके आपस में। देखिए सबसे पहले कांग्रेस ने हमेशा ये कहा है जो मोदी सरकार है वो तानाशाह सरकार है, उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जिस राज्य में बीजेपी की सरकारें नहीं होती वो उसको गवर्नर के थ्रू रूल करने की कोशिश करती है। जहां उनकी सरकारें नहीं होती, जहां लोग उनको हरा देते हैं लोकतंत्र में, वहां वो षड्यंत्र से विधायक की खरीद फरोख्त करके सरकारें तोड़ती है। और ये बीजेपी, ये विदित रहा है बीजेपी के में, चाहे वो आपने पहले मध्य प्रदेश में देखा होगा, चाहे कर्नाटका में देखा होगा, चाहे उत्तराखंड में देखा होगा। मोदी सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वो हमेशा ऐसे हथकंडे अपनाती है और ये हमारी कांग्रेस की कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। ऑर्डिनेंस पे एक दिल्ली के लीडर्स का व्यू था, लेकिन हमारे हाई कमान का ये व्यू है कि एक लार्जर फाइट में जहां पे बीजेपी और मोदी सरकार का ये तरीका रहा है, तानाशाह रवैया रहा है, उसके अगेंस्ट एक आवाज बुलंद करने की जरूरत है, जो इंडिया ने आवाज बुलंद की है, ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो जो शहजाद भाई कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, देखिए एक कन्वेंशन रहा है और शायद हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हो और कोई बिल टेकअप हुआ हो, सबसे पहले स्पीकर का दायित्व है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे सबसे पहले उसको प्लेस करे। लेकिन क्या वजह है स्पीकर ये नहीं कर रही? कहीं ना कहीं स्पीकर भी मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। देखिए आज हालात यही तो हम कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। नहीं मुदित साहब, इनका कहना है कि वो रूल नहीं है, वो रूल नहीं है, किस्म का नॉर्म है, परंपरा है, लेकिन कोई कानून नहीं रोकता सरकार को या सदन को कि वो कोई बिजनेस नहीं कर सकते, बिल नहीं ला सकते अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है। मतलब आप ये कह रहे हैं लोकतंत्र में परंपराओं का कोई मतलब नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मतलब सरकार में हमें विश्वास नहीं है। क्या वो सबसे पहले टेबल आज तक हुआ है कि नहीं हुआ? हमेशा हुआ है, आज क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? हर इंस्टीट्यूशन पे जो गवर्नमेंट की है उस पर आज संशय है, चाहे वो कैग हो, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो। जिस तरीके से देश में आज तानाशाह सरकार है उसके खिलाफ ही तो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिम्मत है सरकार की नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, क्यों नहीं ला रही? क्योंकि मोदी जी को फिर आके पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो 90 दिन से चुप है। मणिपुर पे सिर्फ 30 सेकंड की स्टेटमेंट दी, वो भी क्योंकि मजबूरी हुई, क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया था। ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो देखिए ये तो बचना चाह रहे हैं सवालों से, इसलिए स्पीकर के थ्रू इसको ये कंट्रोल कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा। अजय कुमार साहब, आप देख रहे हैं अब दिल्ली के मसौदे का जो मुद्दा है वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोदी जी पार्लियामेंट में बोले, सारा मुद्दा मिक्सअप हो गया है। सरकार, विपक्ष की कोशिश यह है कि मोदी जी को पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलवाएं मणिपुर के मुद्दे पर। ऐसा लगता है सरकार ने यह ठान लिया ठीक है, फिर मोदी जी से पहले तो हम आपका बॉयकॉट तोड़वाएंगे, आप पहले आइए, दिल्ली के मुद्दे पर तो आना ही पड़ेगा, ये बॉयकॉट तोड़ना पड़ेगा। जी देखिए, दो तीन बातें स्पष्ट हैं। नए बहाने आते चले जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। इस मानसून सत्र में मणिपुर है, पिछले सत्र में काम क्यों नहीं करने दिया, उसके पिछले सत्र में कितना काम करने नहीं दिया। अगर आप मुझे समय देंगे तो 2014 से लेकर के अभी तक कितने घंटे विपक्ष ने संसद चलने दी है, इसका ब्यौरा मैं आपको दे सकता हूं। 1 मिनट संसद की कार्रवाई पर 3 लाख रुपए का जनता के टैक्स की कमाई का खर्चा होता है। मैंने पिछली बार आपके चैनल पे मुदित जी पूछता हूं, मेरे मन में भी यही सवाल था, पहले बोले अपनी बात कह लें, वो बोलिए अजय जी। हाँ, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा था कि मणिपुर तो बहाना है, मोदी निशाना है, और ऑर्डिनेंस बिल पे यहां बहस ना हो इसलिए पहले दिन से संजय सिंह का ड्रामा चालू था। ये मैंने कहा था आपके चैनल पर जब मणिपुर की चर्चा हो रही थी। आज वो कलई खुल गई, आज वो कलई इनकी खुल गई। अब आ जाते हैं बिल पर। बिल पर आप कह रहे थे सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, गलत था। सरकार, आप सुप्रीम कोर्ट गए, ऑर्डिनेंस लाके सरकार ने
जो भी कार्रवाई की, अब एक कानून के रास्ते रिपोर्ट सर्कुलेट कर दी गई है आपके बीच में। अब अपनी आपत्ति, चलिए संसद मत चलने दीजिए, कितने नेताओं ने बिल पे क्या आपत्ति है लिखित में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अब आ जाइए बिल क्या कहता है। बिल में 3 कंट्रोवर्शियल पोजीशन थे। मेरी जानकारी के अनुसार सरकार ने वो तीनों प्रोविजन विड्रॉ कर लिए। अब एक सिंपल सी बात बिल में कही गई है कि न तेरे पास न मेरे पास पावर होगा। पावर किसके पास होगा? न्यूली कंस्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, समथिंग लाइक यूपीएससी। मतलब दिल्ली का अपना एक रूलिंग अथॉरिटी होगी जो सर्विस ट्रांसफर पोस्टिंग्स को कंट्रोल आधी बात बताइए आपने अजय कुमार साहब, और अथॉरिटी की बात पसंद ना आए तो पावर किसके पास? एलजी के पास मुख्यमंत्री भी है, ना? जिसमें मुख्यमंत्री ओवरराइडिंग पावर किसके पास है? ओवरराइडिंग पावर की जरूरत क्या है? जरूरत से क्या मतलब है सर? आपने एक सुप्रीम अथॉरिटी, मैं नहीं जा रहा कि ये ऑर्डिनेंस या ऑर्डिनेंस सही था या गलत था, वो तो आप पार्लियामेंट जाने, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, लेकिन बात पूरी रिकॉर्ड पे जानी चाहिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के अफसर जो तय करें, एलजी साहब को पसंद अगर नहीं आए वो फाइल वापस कर देंगे और वो फिर मानना पड़ेगा दिल्ली की सरकार को। नहीं, एक सेकंड दीजिए, ये पुरानी प्रावधान था। नए प्रावधान जो है नेशनल कमीशन सिविल सर्विसेज अथॉरिटी 5 मेंबर कमेटी है। एलजी साहब का अकेला नहीं चलेगा। कमेटी में मुख्यमंत्री भी एक मेंबर हैं। आप कमीशन बनने तो दीजिए। कमीशन बना ही नहीं, कोई फैसला हुआ ही नहीं, चर्चा हुई नहीं, और पहले से आप ऐसे चोर। अच्छा चलिए सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, 2 बातों का जवाब आपसे चाहिए। आपने कहा ये इनकी ये इनका पुराना रवैया है, पार्लियामेंट सेशन से, हर पार्लियामेंट सेशन से पहले कोई मुद्दा उठाओ, पार्लियामेंट को ना चलने दो, रोजाना करोड़ों रुपए का देश का टैक्स पेयर का नुकसान। तो पूछना चाह रहे थे कि 2014 से भी पहले ऐसा कुछ होता था या 14 के बाद ही इसी विपक्ष ने करना शुरू किया है? दूसरी बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है, तो पहले उस पर बात होनी चाहिए या तमाम मुद्दे और बाकी जो हैं वो पार्लियामेंट में लाए जाने चाहिए? ब्रेक ले लूं फिर आपकी बात। और आपने जो विषय अभी उठाया दिल्ली के ऑर्डिनेंस और इस बिल को लेकर के बोलना चाह रहे थे संजीव झा, एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द। स्वागत है, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। शहजाद पूनावाला जी, संजीव झा जी, मुदित अग्रवाल जी, अजय कुमार साहब हमारे मेहमान हैं आज, और हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की सर्विसेज वाला जो ऑर्डिनेंस है उसको कानून की शक्ल में उसको कानून की शक्ल देने के लिए जो बिल पार्लियामेंट में लाया जाना है, आज नहीं आ पाया। चर्चा है कि वो कल लाया जा सकता है। अजय कुमार साहब अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये सब विपक्ष का ड्रामा है, तमाशा है, किस तरीके से पार्लियामेंट को स्टॉल करना है, और 14 से लगातार यही होता आ रहा है। दिल्ली के बिल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संजय सिंह का नाम लेते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, कि उन्होंने पहले दिन से ही ड्रामा करना शुरू कर दिया ताकि इस मुद्दे पर बोलना ना पड़े। संजीव झा जी। देखिए, बड़ी हास्यास्पद लगता है कि संजय भाई को आखिर हाउस से निकाला क्या अपराध था उनका। संजय भाई ने कहा था कि मणिपुर पे चर्चा हो, और जाकर के केवल अटेंशन सीख करने गए थे चेयर को, उनको पूरे सेशन के लिए निकाल दिया गया। तो इस तरह से तानाशाही से अगर आप सदन को भी चलाएंगे तो फिर दूसरी बात क्या हो सकती है? एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखिए, दोनों को जवाब मैं देता हूं। अभी शहजाद पूनावाला कहते थे कि हम पॉइंट पे बात करते हैं, कि आज उसी ऑर्डिनेंस को जब लेकर आप गए संवैधानिक पीठ पे, तो उन्होंने क्या कहा? 2 बातें कहा। उन्होंने एक बात तो ये कहा कि 239A7 में क्या किसी भी सरकार के संवैधानिक जिम्मेदारी को खत्म करने का अधिकार संसद को है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। एंड व्हाट आर द काउंटर्स ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ अंडर आर्टिकल 239A7? चूंकि सेक्शन 3 में ऑर्डिनेंस में आपने जो एंट्री 41 में आप अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव पावर लेते हैं, तो संवैधानिक पीठ के फैसले में कहा गया था कि लेजिस्लेटिव पावर इज कोर्ट टर्मिनेशन विद एग्जीक्यूटिव पावर। बिना एग्जीक्यूटिव पावर कैसे काम होगा? एक बात। दूसरी बात, जो अभी सज्जन कह रहे थे, मेरे पास ये बिल है जो अभी राज्यसभा में आना है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी होगी, इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे, चेयर करेंगे सीएम, और 2 मेंबर होंगे, और वोटिंग से फैसला होगा। फिर बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। तीसरी बात जो अभी ये बार बार कह रहे हैं, देखिए 2 बातें हैं, या तो जानबूझकर गुमराह मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको वास्तविकता की कुछ समझ है। एक बात समझिए आप
कि आज संवैधानिक पीठ के फैसले में क्या तय किया गया, यही तो तय किया गया था ना कि बिना एग्जीक्यूटिव पावर के आप सरकार कैसे चलाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि संजीव जी वो बातें हो गई। अब वो तो अरे सर, जब आपने पार्लियामेंट अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी, बिल यहां आ रहा है, पहली बात तो क्या सरकार बिल नहीं ला सकती, पार्लियामेंट बिल नहीं बना सकती उस विषय पर? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कानून नहीं ला सकते। हाँ, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अभी इन्होंने कहा कि भाई उसी ऑर्डिनेंस में उसी फैसले में ये कहा गया था पैरा 75 में कि ऑर्डिनेंस ला सकती है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए पुलिस को आपने बंदूक दी कि आप अगर अपराधी पर गोली चलाएंगे और वही पुलिस सिविलियन पे गोली चलाने लगे, आप क्या कह रहे हैं पुलिस पर बंदूक का गोली चला सकती है? ये तो आपका इंटरप्रिटेशन चला सकती है, ये आपका इंटरप्रिटेशन है सर। हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है कि केवल संजीव साहब, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप तो खुद लॉ मेकर हैं। सौरभ भाई, नहीं मुझे बता एक सेकंड, क्योंकि ये भी गलत बात है। मतलब जो चीज आपके हिसाब से गलत है, पार्लियामेंट को भले ही उसकी ताकत हो कानून बनाने की, आप कहेंगे कि नहीं ये हमारे लिए गलत है, मतलब ये जनता पर कानून गोली चलाने जैसा हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। और उनको सिर्फ लोकसभा नहीं, राज्यसभा से भी पास कराना है। सौरभ भाई, यही चेक्स एंड बैलेंसेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भाई। अब मैं हद हो गई सौरभ भाई। मैं ये क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 10 पेज के जजमेंट में क्या 2 पॉइंट कहा है, मैंने पहले रिपीट किया था। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसलिए कह रहा हूं कि यही बात संवैधानिक पीठ ने फिर से रेज किया है कि क्या व्हाट आर द काउंटर्स ऑफ द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ अंडर आर्टिकल A7। दूसरी बात, वेदर पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल A7 कानून बनाने। अब देखिए, अब आगे ना, अब ये कह रहे हैं, एक मिनट अजय जी, एक मिनट सुन रहे की बात। अजय जी एक सेकंड, हाँ बोलिए संजीव जी। गलत बात। हाँ। यही 2 बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि क्या पार्लियामेंट किस तरह का ऑर्डिनेंस ला सकती है, क्या किसी सरकार के सारे अधिकार छीन सकती है, इसी बात पे संवैधानिक पीठ उस बात को भेजा गया। तभी तो मैं कह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, अब ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है या सुप्रीम कोर्ट है? मेरा ये कहना है कि दोनों की अलग अलग जिम्मेदारी है। इस देश के 4 स्तंभ हैं, उसमें पार्लियामेंट भी है, उसमें जुडिशरी, उसमें लेजिस्लेटिव भी है, उसमें कार्यपालिका भी है। आपको कोई इंटरिम रिलीफ दिया सुप्रीम कोर्ट ने? कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरिम रिलीफ दिया आपको? आप गए थे ना रिलीफ लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मानी आपकी बात? नहीं मानी, तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बातें कही हैं सौरभ भाई, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है, बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या किसी सरकार के सारे अधिकार आप ले लेंगे, इसी बात पे चर्चा रिव्यू होगा, फिर उसका फैसला आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का तरीका है सर, ऐसे ये संसद का तरीका है। संसद में अगर इनके पास ताकत नहीं है, ऐसा थोड़ी मनमानी से कुछ भी पास करा देंगे। एक सेकंड, शहजाद पूनावाला। सौरभ जी देखिए, जब हम ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स की चर्चा करते हैं तो बड़े ईमानदारी से बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का जो ऑर्डर है वो 105 पेज का है। मैं आपको पैरा 85 और पैरा 95 का बात पूरा कोट करके बता रहा हूँ, अंग्रेजी में उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। आम तौर पर जो ऑर्डिनरी स्टेट्स होते हैं, एक यूनियन लिस्ट होता है, लिस्ट 1, एक लिस्ट 2 होता है जो स्टेट लिस्ट होता है जिस पर केवल नॉर्मल स्टेट्स अपने कानून बना सकते हैं, और एक तीसरा लिस्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों बना सकते हैं। दिल्ली के विषय में, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 85 में कहा है कि दिल्ली के विषय में पार्लियामेंट लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दोनों पे कानून बना सकती है, और पार्लियामेंट का कानून दिल्ली के असेंबली के बनाए गए कानून पर भारी पड़ेगा। पैरा 85। पैरा 95 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब अगर इन 3 विषयों के अलावा जो लिस्ट 2 में है, मतलब कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 विषयों के अलावा वैसे तो पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार, एग्जीक्यूटिव के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर कुछ करे, पर अगर पार्लियामेंट इन 3 विषयों के अलावा स्टेट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पर कानून बनाती है तो एग्जीक्यूटिव अर्थात एलजी और एलजी के साथ जो व्यवस्था है उसकी पावर उस हद तक उनको मिल जाती है। यह पैरा 95 सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मतलब कि 239AA3B को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट गए उस पर स्टे नहीं लगा। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी चीजें कानूनी रूप से इतनी कमजोर है, ये सारी चीजें इतनी ही आप जैसे कह रहे अवैध है, रात को किया गया एक कार्य है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत इसके ऑर्डिनेंस के ऑपरेशन पर स्टे लगा देती ना। मान्यवर उन्होंने स्टे इस पे नहीं लगाया, उन्होंने एक अलग विषय पर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजा है जो कि कोई भी एक प्रकार से रोक नहीं लगाती कि इसको पार्लियामेंट में लॉ बनाकर लाया जाए। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए ना कि आप कल तक इसको सेमीफाइनल बता रहे थे, अब कांग्रेस वाले कह रहे कि नहीं इसको लाना ही नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आए, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे नहीं आ जाने दीजिए। मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जानती है कि इस प्रकार से ये जो बिल है ये गिरने वाला है, इसीलिए वो तो चाह रही है कि इस पे आई ना बात।
तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी दिखाई साफ दे रहा जी। है कि कांग्रेस पार्टी का एक अलग स्टैंड है आप ही के शो पर और आम आदमी पार्टी का अलग स्टैंड है। और कांग्रेस खुद जानती है कि ये बिल अवैध नहीं है, कांग्रेस खुद जानती है कि ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में किया गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं कि इस पे आपको स्टैंड लेना पड़े। नहीं, सवाल तो यह है कि इसको रोकेंगे कैसे, बताइए मुदित साहब। अब तो वाईएसआरसीपी का भी इनको समर्थन आ चुका है, आंकड़े जो पब्लिक डोमेन में बताते हैं कि एनडीए को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल पास राज्यसभा में कराने से। आपका सिस्टम म्यूट हो गया शायद, अनम्यूट कर लीजिए। जी सिद्धार्थ भाई, मैंने ये कहा था कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो हमेशा परंपरा रही है कोई और सब कार्य रुक जाते हैं, सबसे पहले उस पर डिस्कशन होता है और इसमें स्पीकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार से कॉम्प्लिसिट है, मैंने ये कहा था। और ये भी मैं कह रहा हूं कि जब ये ऑर्डिनेंस, जब बिल आएगा कांग्रेस इसका विरोध करेगी। एक बात समझ लेते हैं, देखिए क्या पार्लियामेंट की भी एक सीमा होती है किस चीज पे वो बिल बना सकती है, किस पे नहीं बना सकती। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, सबको पता है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो जो बाकी राज्य की पावर है वो दिल्ली की नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा बिल बना सकती है जिसमें वो सारी सीएम की पावर एलजी को दे दे? नहीं कर सकती ना, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। देखिए होता क्या है डेमोक्रेसी में, तभी जुडिशियल रिव्यू का एक पहलू है। वो क्या पहलू है कि भाई अगर सरकार मेजॉरिटी में या 3/4 मेजॉरिटी में भी कोई चीज पास कर दे, अगर वो बेसिक संविधान के स्ट्रक्चर के और स्पिरिट के अगेंस्ट है, वो कानून जो जुडिशरी है उसको रद्द कर सकती है। तो ये तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है। ये कह देना क्योंकि हम पार्लियामेंट में हम जो चाहे पास करें वो चलेगा, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी ये दो चीजें कहना। नहीं मोदी साहब, फिर तो मुझे लगता है कि इस पर तो स्टैंड आप लोगों ने लिया है, इस पर विपक्ष और अभी तक तो कांग्रेस पार्टी नहीं, अब कांग्रेस कह रही है, पहले तो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि ये बिल और ये ऑर्डिनेंस जो है ये असंवैधानिक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप कौन से जुडिशियल रिव्यू के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक नहीं लगाई। कहता हूं, देखिए इसको आप थोड़ा इतिहास में जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा ये कहा था हम अपना स्टैंड जब पार्लियामेंट होगी उससे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग होती है उसके अंदर हम स्टैंड को रखेंगे। केजरीवाल जी कह रहे थे नहीं जी आप पहले बताओ पहले बताओ पहले बताओ। मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये जो हम स्टैंड लिया है इसको केजरीवाल जी की सपोर्ट में नहीं देखना चाहिए। ये कांग्रेस का प्रिंसिपल स्टैंड है मोदी सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि उनका तानाशाही रवैया है। तो दोनों चीजों को अलग कर ले। हमें मैं तो इससे पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर रहा हूं। मैं चलिए आपकी और आम आदमी पार्टी की बात भी नहीं करता, आपने भी देश में सरकार चलाई है इतने दशकों तक आपकी पार्टी ने। मुझे बताइए देश की संसद को अधिकार है या नहीं कि वो कोई बिल ला सकती है कानून बनाने के लिए या नहीं? अभी मैंने आपको समझाया, आपने फिर मेरी बात ध्यान से सुनी। मैंने तो सुनी। आपके हिसाब से तो सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा था। मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम एग्जांपल दिया था, उससे आपकी बात का जवाब निकल जाएगा। क्या केंद्र सरकार कोई ऐसा बिल ला सकती है जिसमें वो सीएम की जो सारी पावर है 100% पावर एलजी को दे दे? नहीं ला सकती, क्योंकि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। क्या ये वैसा बिल है सर? अगर थोड़ा बहुत मैं भी कानून समझता हूं, क्या ये वैसा बिल है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसका एक ही टेस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट, और वो तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो हमारा ये मानना है कि ये है, तभी हम इसके अगेंस्ट है। अगर हमारा ये मानना नहीं होता हम इसके साथ में होते। अब जो भी होगा अल्टीमेटली एक चेक एंड बैलेंस और है, वो है अगर सरकार मेजॉरिटी में अपना बिल कोई पास कर देती है, वो कोर्ट के इख्तियार में होता है कि उसको वो एक्सेप्ट ना करे। ये भी जुडिशियल रिव्यू है, ये इसलिए किया गया है। एट एवरी स्टेज यू शुड हैव चेक्स एंड बैलेंसेस। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, तो मैं आपकी बात का मतलब ये निकाल रहा हूं कि अगर ये बिल ये पार्लियामेंट से पास करा भी ले तो आपके पास जुडिशियल रिव्यू का एक रास्ता बाकी है, इसको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। ठीक, अजय कुमार जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई। सौरभ जी। जी देखिए, यहाँ तक इनकी बात हमारे कांग्रेस के साथी अग्रवाल साहब की ठीक है कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा सकती है। तो आप बहस करें, और इसीलिए इंदिरा गांधी के तुगलकी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था और उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। यह अलग बात है कि उस चीफ जस्टिस को, उस जज को इंदिरा गांधी ने उसकी हालत क्या की थी। तो ये तो अपने अनुभव से इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से मालूम है। अब आ जाते हैं इनका दूसरा जो तर्क है कि पूरी की पूरी पावर ट्रांसफर करके एलजी को दे रहे हैं। नहीं जी, अगर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश कमीशन है, अगर बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो अगर दिल्ली में इस बिल के द्वारा नेशनल कमीशन सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने की
बात की जा रही है, तो ये पूरा पावर एलजी को कैसे चला गया, ये आप स्पष्ट करें। और जो केंद्र का कानून है, देखिए इनकी आदत क्या है, बजट सेशन में काम नहीं होने दिया, राहुल गांधी के सवाल पर, हिडनबर्ग के सवाल पर, बजट में कोई काम नहीं हुआ। इस बार ये है, उसके पहले किसान का मुद्दा था। और अगर इन सब के बावजूद देखिए अभी डेंटल बिल, अजय कुमार जी, राहुल गांधी के मुद्दे पर तो बीजेपी के सांसद भी हंगामा कर रहे थे। देखिए कितने बिल, सत्ता पक्ष भी हंगामा कर रहा था। ये क्या करेंगे, ममता जी उन बिलों को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगी। हाँ, नेक्स्ट का एग्जाम और एनईटी का एग्जाम बंगाल जाते जाते असंवैधानिक हो जाएगा। ईडी पे बहस, संसद के अंदर बहस नहीं करेंगे पीएमएलए एक्ट पर, वहां विरोध करेंगे, बाद में यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर पीएमएलए पे ध्यान देंगे। तो ये कैसे चलेगा? सीबीएसई बंगाल जाते जाते लागू नहीं होगा, तो पहले तो बहस नहीं, बहस के बाद बिल पास, तो अपने राज्य में लागू नहीं चलिए एक फाइनल कमेंट शहजाद पूनावाला और संजीव झा जी का। जी शहजाद, कुछ कह रहे हैं, बोलिए अंत में। देखिए, ऐसा है कि इस देश में गवर्नर पद का सबसे ज़्यादा मिसयूज किसने किया है, मुझे शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे गवर्नर्स के ज़रिए किस प्रकार से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था, पर तो मुझे इसमें जाना नहीं है। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये जो ऑर्डिनेंस है, क्या ये गैर संवैधानिक है? आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट की फैसले की प्रकाश में किया गया है, वरना इस पर स्टे लग जाता। अब ये कल बिल बनेगा और बिल पारित होगा। अगर आपको बिल पसंद नहीं आता तो कोई भी बिल जो आपको लगता है संविधान के विरोधी है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। परंतु आज जो संजीव झा का स्टैंड देख रहा हूं, इसका मतलब कि इनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बड़ा घोटाला करना है। जैसे शराब घोटाला किया, शीश महल घोटाला किया, तो ये चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक अथॉरिटी जिसमें एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तियों की कमिटी है जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है बल्कि एक अथॉरिटी है, उसके हाथ में न जाते हुए केजरीवाल जी के हाथ में है। और केजरीवाल जी किस प्रकार से अफसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, राजशेखर जी के साथ, मोरे जी के साथ, हमने वो देखा ही है। तो मुझे लगता है ट्रांसफर और पोस्टिंग घोटाला न करने का दर्द शायद संजीव झा जी के चेहरे पर ज्यादा झलक रहा है। इसीलिए शायद ये भ्रष्टाचार करने के लिए इसका पूरा सब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किया है कि हमारा समर्थन करें। देखिए, दो बातें हैं। एक बात अभी जो शहजाद कह रहे थे और आप कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है। तो अगर केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है तो एक काम कीजिए, दो ऑर्डिनेंस ले आइए। एक ऑर्डिनेंस ये लाइए कि देश में अब कोई चुनाव नहीं होगा, ला सकते हैं आप ऑर्डिनेंस। दूसरा ऑर्डिनेंस ये लेके आ जाइए कि आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ला सकते हैं ऑर्डिनेंस भाई, क्योंकि केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला सकती है और आप मेजॉरिटी में ऑर्डिनेंस तो ये भी नहीं ला सकते कि आप मूर्खतापूर्ण बात ना करें। तब मैं कह रहा हूं, मूर्खतापूर्ण बात ना करें, तब मैं ये कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको तर्क संगत बातें होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं, अब आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उनके ऑफिसर उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं और जो अधिकारी जितना ज्यादा खिलाफ होगा उसको उतना ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, उसको उतना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। तो अब एक सरकार को उसके अपने अधिकारी उसके बस में न हो तो काम कैसे होगा? तब ये जो काम होना चाहिए था 5 चौगुना काम से उससे कम काम की गति धीमी किया है इन्होंने। तब मैं कह रहा हूं कि अगर हमने सरकार दिल्ली जनता ने चुना है तो मैं काम करने दो भाई, हम बुरा चलिए अच्छा ठीक है सर, अब निकाल देगा। अब जहां तक हम पहुंच चुके हैं वहां तो ये बातें सारी बेमानी लगती हैं। अब तो देखना यह है कि ये बिल पार्लियामेंट में आता है तो उसका क्या अंजाम होता है। आप लोगों के साथ कितने लोग खड़े हैं, इनके साथ कितने लोग खड़े हैं, बहुत शुक्रिया करूंगा। लेकिन आप लोग जुड़े आज, शहजाद जी, संजीव झा जी, मुनीत अग्रवाल साहब, अजय कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका।